सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद कैफ। आज मैं एडवोकेट आयुष शुक्ला जी के साथ हूं और आज ये हमें क्लैट की पूरी प्रिपरेशन कराने वाले हैं, बेसिक से एडवांस लेवल तक। आयुष भाई कैसे हैं आप। मैं कैफ भाई बहुत अच्छा हूँ। सब अच्छा चल रहा सब है, बढ़िया चल बढ़िया। रहा है। एंड थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी हियर। तो आयुष भाई आज हम लोग क्लैट से रिलेटेड पूछने वाले हम्म। हैं क्वेश्चन आपसे, ठीक है। 6 से 7 क्वेश्चन है हम्म। और उसमें ये है कि जो भी बच्चे एलएलबी वगैरह कर रहे हैं तो हम्म। उनकी जो प्रिपरेशन में जो दिक्कतें आती हैं, जो एलएलबी के बाद जो हम्म। उनका आगे का रहेगा हाँ। लाइसेंस मिलने तक, उसकी सारी जर्नी हम लोग वो करते हैं और ठीक आपकी है। भी जर्नी पूछेंगे इसमें श्योर हम लोग, श्योर ठीक है। कैफ, थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। तो आयुष भाई मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि 3 साल की जो एलएलबी होती है और जो 5 साल की एलएलबी होती है, उन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है। जो 3 साल वाली है उसमें छोटा वकील होता है क्या, या फिर जो 5 साल वाली होती है उसमें बड़ा वकील होता है। तो आप ये बता सकते हैं इसमें क्या डिफरेंस रहता है। हाँ ठीक है, तो कैफ भाई ऐसा रहता है जैसे अभी आपने जिक्र किया 3 ईयर और 5 ईयर लॉ का, और आपने जैसे कहा कि क्या 5 ईयर वाला बड़ा वकील होता है या 3 साल वाला छोटा वकील होता है। तो इसके अराउंड ना मतलब देश में है थोड़ा सा आज की डेट में बच्चों को कंफ्यूजन, तो मैं एज सच सबको थोड़ा इस चीज के बारे में पूरा नॉलेज हो जाए वैसे बताता हूँ। तो कैफ ऐसा होता है कि हमारे यहाँ इंडिया में जो लीगल एजुकेशन होती है ये दो तरीके की होती है। एक होती है अगर आप सीधा 12th अपना करने के बाद लॉ करना चाहते हो, जस्ट ईयर आफ्टर 12th इफ यू आर गोइंग फॉर अ लॉ, तो वहां पे 5 ईयर लॉ कोर्स होता है, वो इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स होता है। जैसे आपने सुना होगा BA LLB, BB LLB, BCom LLB, BSc LLB, BSL LLB। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज है, जिसमें सपोज अगर मैं BCom LLB की बात करूं तो आपके BCom के सब्जेक्ट्स भी रहते हैं जैसे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज। तो आपके जो बीकॉम के सब्जेक्ट्स हैं वो भी होते हैं, प्लस आपके लॉ के सब्जेक्ट्स भी होते हैं। या अगर आप BLLB के लिए गए हो तो आपके BA के सब्जेक्ट्स जैसे आपके हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इंग्लिश, ये सब हो सकता है। साथ में लॉ के सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। बट अगर आप 3 ईयर लॉ कोर्स की बात करते हो तो वो आफ्टर ग्रेजुएशन होता है। यानी कि जो 3 ईयर लॉ कोर्स करने जाता है उसकी ऑलरेडी ग्रेजुएशन हो चुकी है, उसका 12th हुआ, उसने ग्रेजुएशन करी, अब वो लॉ करने जा रहा है। तो अगर कोई स्टूडेंट आफ्टर ग्रेजुएशन लॉ करने जाता है तो उसके लिए 3 ईयर लॉ कोर्स है। कोई स्टूडेंट अगर 12th के बाद लॉ करने जाता है उसके लिए 5 ईयर लॉ कोर्स है। क्योंकि 3 ईयर लॉ कोर्स में 3 साल का इसलिए होता है क्योंकि उसकी ऑलरेडी ग्रेजुएशन है, तो वो 3 साल सिर्फ लॉ की पढ़ाई करता है। 5 साल वाले लॉ कोर्स में बच्चा लॉ की भी पढ़ाई करता है प्लस अपनी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स की भी पढ़ाई करता है। तो ये डिफरेंस होता है। बाकी प्लेसमेंट्स, लिटिगेशन, कोर्ट प्रैक्टिस या जो स्कोप है आफ्टर लॉ वो सेम है दोनों में। 3 ईयर लॉ वाला भी कल को कोर्ट में लिटिगेशन कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, कॉर्पोरेट्स में जा सकता है, टीचिंग में जा सकता है। और सेम 5 ईयर वाला वो भी कॉर्पोरेट्स में जा सकता है, लिटिगेशन कर सकता है, जज बन सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, या फिर अगर आगे टीचिंग में जाना चाहता है या स्टार्टअप खोलना चाहता है। तो स्कोप सेम है, सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है, पढ़ाई भी ऑलमोस्ट सेम है लॉ की, बस डिफरेंस क्यूरिकुलम में आ जाता है। दैट्स द डिफरेंस। तो आयुष भाई ये बताइए, जैसे कि मेरा एलएलबी कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद मैं एकदम ही जाके कोर्ट में केस लड़ सकता हूँ क्या। तो ऐसा नहीं होता है कैफ भाई, ऐसा नहीं होता कि आपका लॉ इधर पूरा हो और आप तुरंत केस लड़ने चले जाओ, ये प्रोसेस नहीं होता है बेसिकली। आपका, मैं इजी लैंग्वेज में बताता हूँ, जो आपका लॉ खत्म हुआ है एक तरीके से आप ये मान लो कि आप कार ले आए हो अपने घर में, ठीक है। कार लाना और कार चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना, दोनों में फर्क है कि नहीं। तो आप ये समझ लो कि आपने इधर लॉ की डिग्री पूरी करी यानी कि आप कार ले आए, लेकिन अब आपको उस कार को चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए, जिसके लिए आपको टेस्ट देना होगा। लाइसेंस के लिए टेस्ट होता है, फिर आपको वो लाइसेंस मिलता है, फिर आप कार चला सकते हो। सिमिलरली जब आपका लॉ पूरा हो जाता है, आपकी लॉ की कोर्स, आपकी लॉ की डिग्री पूरी हो जाती है, उसके बाद पिछले साल तक एक्चुअली क्या होता था कि आपको ना अपनी एक बॉडी होती है इंडिया में, बार काउंसिल। तो हर स्टेट की, इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, हर स्टेट की अपनी बार काउंसिल है और एक ऑल इंडिया लेवल की बार काउंसिल है, जिसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हैं, BCI, ठीक है। एक होती है बार काउंसिल ऑफ एवरी स्टेट। तो जैसे ही किसी भी बच्चे का, किसी भी स्टूडेंट का लॉ कोर्स पूरा होता है, उसके बाद पिछले साल का मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले साल तक ऐसा होता था कि आपको आपकी स्टेट की बार काउंसिल से रजिस्टर होना पड़ता था। उसके लिए आपको सिंपली बस अपने जो आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते थे, आपकी मार्कशीट और प्लस आपका आपकी सारी मार्कशीट्स, आपके पासिंग सर्टिफिकेट, ये सारी की सारे जब आप बार काउंसिल में अपनी स्टेट के सबमिट करते हो तो आप उस स्टेट की बार काउंसिल से आप रजिस्टर हो जाते हो। आप अपने स्टेट में प्रैक्टिस कर सकते हो। सपोज मैंने मैं यूपी का हूँ, मैंने यूपी में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं यूपी की बार काउंसिल में, तो मैं ऑल ओवर यूपी कहीं भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। मैं मुरादाबाद भी कर सकता हूँ, कानपुर भी कर सकता हूँ, इलाहाबाद भी कर सकता हूँ, लेकिन यूपी के बाहर नहीं। जब आप स्टेट की बार काउंसिल से रजिस्टर हो जाते हो, उसके बाद आपको 1 साल का टाइम पीरियड मिलता था। एक एग्जाम होता है AIBE का, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया कराती है।
तो अगर आप अपनी स्टेट की बार काउंसिल से रजिस्टर हो चुके हो, उसके बाद आपको 1 साल का टाइम मिलता था कि आप AIBE का पेपर क्लियर करो। दिसंबर में होता है, वो ओपन बुक एग्जाम होता है टोटली। तो उसको क्लियर अगर आप कर लेते हो, उसके बाद आप ऑल इंडिया बार के साथ रजिस्टर हो जाते हो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर हो जाते हो, और आप पूरे इंडिया में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बट पिछले साल के चेंज के बाद से अब कोई भी स्टूडेंट, यानी पिछले साल के बाद से इस साल जो भी पास आउट हैं लॉ के, वो चाहे तो डायरेक्ट बार काउंसिल का पेपर दे सकते हैं। उन्हें स्टेट वाली अब जरूरत नहीं है करनी। पिछले साल तक ये मैंडेटरी था कि अगर आपको बार काउंसिल का पेपर देना है तो आपको आपकी स्टेट की बार काउंसिल के साथ रजिस्टर होना कंपलसरी था। बट स्टार्टिंग दिस ईयर वो प्रोविजन अब चेंज हो गया है। तो आपको अब कुछ भी नहीं करना है, सिंपली जैसे ही आपका लॉ कंप्लीट हुआ, एक एग्जाम होता है AIBE का, वो देना होता है। वो देने के बाद आप ऑल इंडिया कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप वो पेपर नहीं दे पा रहे हो या वो पेपर देने में थोड़ा टाइम है, सपोज आपका रिजल्ट जुलाई में आ गया, आप जुलाई में पास आउट हो गए, पेपर हो रहा है दिसंबर में, तो आप उस पीरियड के लिए अपनी स्टेट की बार काउंसिल से रजिस्टर होकर अपनी स्टेट में प्रैक्टिस कर सकते हो। ये मतलब बिल्कुल वैसी ही चीज हो गई जैसे एक डॉक्टर को प्रैक्टिस करनी है। अगर एक डॉक्टर ने MBBS कर लिया है, बट अब उसको सर्जरी करनी है, तो उसको सर्जरी करनी है, उसको आगे मेडिकल चेकअप्स करने हैं अपने पेशेंट्स के, उसके लिए उसे मेडिकल लाइसेंस चाहिए। सिमिलरली एक लॉ के स्टूडेंट को जब वो अपनी LLB कंप्लीट कर लेता है, तो वो लॉयर है, क्योंकि वो लॉ से जुड़ा हुआ है, वो लॉ का स्टूडेंट है, वो लॉयर है। बट लॉयर से एडवोकेट अगर उसे बनना है, उसके लिए उसको लाइसेंस की जरूरत है। वो लाइसेंस, जैसे मैंने आपको बताया, वो प्रोसेस होता है ऑब्टेन करना। ओके आयुष भाई, मेरा एक ये सवाल था, जिससे गवर्नमेंट लॉयर होता है हाँ। और एक प्राइवेट लॉयर होता है, ठीक है? तो उन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है? जो गवर्नमेंट और प्राइवेट जो रहता है, उन दोनों की स्टडी जो होती है सेम होती है या फिर अलग अलग होती है? हाँ, तो क्या भाई, सवाल आपका काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको इजीली बताता हूँ लेमन में। लाइक आप ऐसे मान लो कि जो सरकारी वकील है, गवर्नमेंट लॉयर, वो आप ऐसे मान लो टीम इंडिया का प्लेयर है, जो अपनी टीम इंडिया का प्लेयर क्या करता है, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो सिमिलरली सरकारी वकील किसको रिप्रेजेंट करता है? सरकार को रिप्रेजेंट करता है, यानी जिन मुद्दों में सरकार इन्वॉल्व है। और प्राइवेट लॉयर को आप ऐसे मान लो जैसे IPL का खिलाड़ी होता है, जो टीम के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट है, जो टीम उसको पेमेंट कर रही है, उसकी फीस दे रही है, जो उसकी डिमांडेड फीस है, जो टीम उसको उसकी डिमांडेड फीस दे रही है, वो उसके लिए खेलता है। तो प्राइवेट वकील भी वैसे होता है कि जो पार्टी के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट है, जिस पार्टी से वो फीस ले रहा है, तो वो उसके लिए केस लड़ता है। अब उसकी पार्टी बिजनेसमैन भी हो सकती है, प्राइवेट पर्सन भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, डिपेंड करता है। लेकिन सरकारी वकील का जो क्लाइंट होता है वो हमेशा सरकार होती है। आप कभी भी देखना, कोई भी जो केस होता है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में होता है, जैसे सपोज आप कोई बड़ा केस उठाओ, केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि वो केस सरकार के अगेंस्ट में था, तो वहां पे जो यूनियन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला वकील है, वो सरकारी वकील होगा, जिसको हम लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी कहते हैं। अब उसको जो पेमेंट होती है वो सरकारी वेतन होता है, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को गवर्नमेंट सैलरीज जो मिलती है, जो फिक्स सैलरी होती है, उसे वो मिलती है। प्राइवेट लॉयर की जो फीस होती है वो मार्केट पे डिपेंड करती है, कभी बहुत ज्यादा भी मिल सकती है, मतलब डिपेंड्स अपॉन मार्केट। अगर मार्केट में जो भी रेट चल रहा है क्रिमिनल लॉयर्स का, सपोज 5 लाख भी रेट चल सकता है, 10 लाख भी चल सकता है, 2 लाख भी चल सकता है, बट वो मोस्टली आपको ही पता है हाई रहता है, क्योंकि क्रिमिनल लॉयर, तो आपको ये पता है कि मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा रिचेस्ट लॉयर्स में अगर कोई जेंट्री है तो वो क्रिमिनल लॉयर्स की है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स की है। तो वो डिपेंड करता है। बट हाँ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील जो होता है, वो हमेशा सरकार को रिप्रेजेंट करता है। सरकार के जो अगेंस्ट में केसेस आते हैं उसमें वो सरकार का पक्ष रखता है। तो जैसे मैंने आपको अभी एक इजी एग्जांपल बताया था कि टीम इंडिया का प्लेयर इंडिया की तरफ से खेल रहा है, वो वहां पे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो IPL का प्लेयर है वो अपनी फ्रेंचाइजी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बस जो सरकारी वकील है वो सरकार को, देश को रिप्रेजेंट करता है, और जो प्राइवेट वकील है वो अपने प्राइवेट, जो उसकी पार्टी है, जिसका वो क्लाइंट है, वो उसको वहां रिप्रेजेंट करता तो आयुष भाई, मेरे को एक बात है। बताइए, जैसे कि गवर्नमेंट वकील होता है, हाँ। ठीक है? मैंने सुना है कि जिसके साथ अन्याय होता है वो हाँ। गवर्नमेंट वकील उसका केस संभालता है, गवर्नमेंट उसका पेमेंट जो भी होता है वो करती है, हम्म। और जो क्राइम करता है हाँ। वो अपना प्राइवेट वकील लेकर आता है। नहीं, ऐसा होता है कैफ भाई, जैसे मैंने अभी आपको पिछले सवाल में बताया था हम्म। कि सरकारी वकील हमेशा सरकार का पक्ष रखता है, ठीक है। अब जो आपका सवाल है, इसी में ही इसको पिछले सवाल से भी हम जोड़ के इसका मैं आंसर दे सकता हूँ। जैसे आपका सवाल अभी ये है कि जो विक्टिम पार्टी होती है, विक्टिम मतलब जैसे आपने कहा जिसके साथ गलत हुआ है, उसका पक्ष हमेशा सरकारी वकील रखता है। और जो क्राइम करता है, जो एक्यूज्ड पार्टी है, मतलब जिसपे आरोप है, वो अपना प्राइवेट वकील लाता है। यही आपका क्वेश्चन है ना? ऐसा होता है कैफ
कि कोई भी क्राइम ना अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट हुआ है, किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट अगर कोई क्राइम हुआ है, लाइक XYZ इज अ पर्सन जिसको का मर्डर हुआ है या उसके साथ कुछ भी गलत हुआ है, क्रिमिनल एक्टिविटी कुछ भी हुई है, तो लॉ ये नहीं मानता है कि XYZ के साथ कुछ गलत हुआ। लॉ ये मानता है कि समाज के साथ गलत हुआ पूरा। ठीक है, ये चीज मतलब लोगों को नहीं पता रहती इन जनरल, तो आज मैं आपके माध्यम से लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि कोई भी क्राइम कभी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होता है, बट वो सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, और सोसाइटी की रक्षा करने का काम है सरकार का। तो इसीलिए जो भी कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी किसी भी पर्सन के अगेंस्ट होती है, तो लॉ से ऐसा मानता है कि ये समाज के कम्युनिटी के अगेंस्ट हुआ है, कम्युनिटी के साथ खिलाफ हुआ है, ये कम्युनिटी के साथ गलत हुआ है, पूरे समाज को टारगेट करा जाता है उसमें। और इसीलिए वहां पे समाज की रक्षा करना क्योंकि सरकार का काम है, इसीलिए सरकारी वकील, इसीलिए वो जो केस होता है ना, कोई सा भी आप जैसे आप निर्भया केस का भी देखोगे, तो उसका भी केस का क्या नाम था, मुकेश एंड अनदर वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली, ये केस का नाम था, वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो कोई भी आप क्रिमिनल केस देखोगे या आप कोई भी केस देखोगे ना, तो उसमें हमेशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया होता है, कभी भी विक्टिम पार्टी का नाम नहीं आता। जो एक्यूज पार्टी होती है, मान लीजिए कोई पर्सन है एक्स, उसने वाई के साथ गलत किया है, तो कभी भी केस का नाम एक्स वर्सेस वाई नहीं बनेगा, बल्कि एक्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बनेगा। तो अब क्योंकि वहां यूनियन ऑफ इंडिया इन्वॉल्व हो गई, सरकार इन्वॉल्व हो गई, सरकार का पक्ष कौन रखता है, सरकारी वकील रखता है। तो इसीलिए जो विक्टिम पार्टी होती है उसको सरकारी वकील मिलता है, वो उसका पक्ष रखता है। जो प्राइवेट पर्सन होता है उसको अपना वकील लाने की इंडिविजुअल, मतलब फिर क्योंकि उसको भी अपना पक्ष रखना है, और उसका पक्ष सरकार तो रखेगी नहीं, तो उसे खुद अपना पक्ष रखना होता है। तो इसीलिए वो फिर अपना प्राइवेट लॉयर लेकर आते हैं। प्राइवेट लॉयर हो सकता है, उनको कोई फैमिली लॉयर हो सकता है, बट हाँ, समवन हु इज नॉट प्रैक्टिसिंग इन पब्लिक डोमेन, जो पब्लिक डोमेन के बाहर प्रैक्टिस कर रहा है, उसको लाके वो अपना पक्ष रखवाते हैं। तो आयुष भाई मेरे को ये हाँ, बताइए, अगर कोई एलएलबी कर रहा है, ठीक है, ठीक और है। उसको उस चीज़ की अभी डिग्री नहीं मिली है, हम्म। तो वो क्या कोर्ट में जाके केस फाइट कर सकता है? नहीं, कैफ भाई, जैसे मैंने बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले कि लॉ की डिग्री होना एक एजुकेशनल प्रूफ है कि हाँ मैंने लॉ कर रखा है, लेकिन अगर आपको कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए, वो प्रोफेशन का लाइसेंस होता है। तो जब तक आपकी डिग्री पूरी नहीं होती है, आप कोर्ट में डायरेक्ट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन आप इंटर्नशिप्स कर सकते हो, जैसे कोई सीनियर एडवोकेट, और वो करनी भी पड़ती है। मतलब मैं आपको बताऊं, 3 ईयर लॉ कोर्स में 12 वीक्स की मिनिमम इंटर्नशिप प्रिस्क्राइब्ड है, और 5 ईयर लॉ कोर्स में मिनिमम 18 वीक्स की। मतलब आपकी 12 हफ्ते की 3 ईयर लॉ कोर्स में और 18 हफ्ते की 5 ईयर लॉ कोर्स में इंटर्नशिप होनी चाहिए। अब वो इंटर्नशिप्स आप कर सकते हो जब आप लॉ कॉलेज में हो, जब तक आप पास आउट नहीं हुए हो, या आपका अभी सनद नहीं आपको मिला। सनद मतलब वही लाइसेंस जो होता है, सनद कहते हैं उसे हमारी लॉ की भाषा में। तो जब तक आपका सनद नहीं, आप इंटर्नशिप कर सकते हो। इंटर्नशिप मतलब कि आप किसी बड़ी वकील के अंडर प्रैक्टिस कर सकते हो, वो आपको काम सिखाते हैं, काम किस तरीके का, जैसे ड्राफ्टिंग का काम रहता है, और आपका नेगोशिएशन का काम रहता है, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने का काम रहता है। तो उतना बेसिक काम आप कर सकते हो, करना भी चाहिए। बट हाँ, केस लड़ना, केस फाइट करना, एक एडवोकेट की कैपेसिटी में काम करना, ये सब नहीं हो सकता। आयुष भाई मेरे को ये बताइए, जैसे किसी ने मर्डर किया है ठीक है। और वो चीज़ वो एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मैंने मर्डर किया है, ओके। तो इस सिचुएशन में जो वकील रहेगा वो उस चीज़ को कैसे फाइट करेगा, उसकी तरफ से कैसे फाइट करेगा? ठीक है, तो कैफ भाई आप ये शायद कहना चाह रहे हो कि मान लो अगर कोई बंदा खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने खून किया है, तो उस केस में वकील क्या करेगा। ठीक है, तो इसमें कैफ भाई मैं दो बात बताता हूँ आपको। पहले तो आप रियलिस्टिकली ये सोचो कि अगर कोई बंदा ये कबूल कर रहा है कि मैंने खून करा है, तो वो वकील रखेगा ही क्यों, वकील लोग रखते क्यों है कि भाई मुझे बचाओ इस चीज से। कोई अगर खुद ही ये चीज कबूल कर रहा है तो वो बचाने वाला प्रोविजन लाएगा ही क्यों। बट हाँ, इस चीज को साइड रख के सपोज अगर ऐसा होता है, सच में कभी हुआ भी ऐसा कि मान लीजिए कोई बंदा खुद ये कबूल कर रहा है कि हाँ मैंने खून किया या मैंने ये XYZ कांड किया, ठीक है, तो अब ऐसे में वकील क्या कर सकता है, यही आपका क्वेश्चन आएगा। तो इसमें ऐसा होता है कैफ भाई कि ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी ने खुद ये कबूल कर लिया है कि मैंने खून किया या हाँ मैंने ये किया, तो पहली बात तो हमारा संविधान आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 21 में ये राइट टू सेल्फ इंक्रिमिनेशन देता है। इसका मतलब क्या होता है कि अपने ही खिलाफ मैं कोई बयान दे रहा हूं, वो सबूत नहीं माना जाएगा कि मैंने ये किया। मैं आपसे ये कहता हूं कि मैंने एक्स को मारा, और मैं ये अपने मुंह से भी बोल रहा हूं, लेकिन ये सबूत नहीं बन जाएगा कि मैंने एक्स को मार दिया, क्योंकि मैं ये खुद बोल रहा हूं। हमारा कानून इसे सबूत नहीं मानता। सेकेंड थिंग, अगर कोई बंदा ऐसा बोल भी रहा है तो उसमें प्रॉपर जांच होती है कि क्या वो पुलिस के प्रेशर में तो ऐसा नहीं बोल रहा है, वो वॉलेंटरीली ऐसा बोल रहा है, अपने मन से ऐसा बोल रहा है, या वो किसी के प्रेशर में ऐसा बोल रहा है, पुलिस के प्रेशर पे ऐसा बोल रहा है, या किसी के डर में बहकावे में वो आके ऐसा बोल रहा है।
पूरी उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, एविडेंसेस दोबारा से देखे जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, जब भी कोई केस चल रहा होता है उस पे उसकी चार्जशीट बनती है, उस पे प्रॉपर जांच होती है, एविडेंसेस इकट्ठे किए जाते हैं, उसके बाद तभी तो हमारे यहाँ पे इतनी लंबी लंबी ट्रायल्स क्यों होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, बहुत स्टेप वाइज चीजें चलती हैं। तो वो सारे एविडेंसेस देखे जाते हैं, अगर वो लगता है एविडेंसेस देख करके हाँ शायद ऐसा हो सकता है, तब उसके आगे उसके बिहाफ पर कुछ प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। बट ये जरूरी नहीं है, और हमेशा वकील का काम ये नहीं होता है कि अगर किसी पर मर्डर का चार्ज है तो उसको पूरा वाइट वॉश कर देना, ये नहीं होता वकील का काम। वकील का वहां पे काम ये भी हो सकता है कि अगर इसकी पनिशमेंट ज्यादा जा रही है, सपोज कोई बंदा मर्डर के लिए, उसमें मर्डर का चार्जेस है, तो मर्डर की हमारे यहाँ क्या पनिशमेंट है, या तो उम्र कैद या फांसी। फांसी बहुत रेयरेस्ट केस में दी जाती है, उम्र कैद दी जाती है। वहां पे वकील का क्या काम आता है, वकील वहां पर अगर ये नहीं साबित कर पा रहा है कि हाँ ये मर्डर नहीं था, या फिर वहां पे उसको वो एकदम क्लीन चिट नहीं दिलवा पा रहा अपने क्लाइंट को, तो वहां वकील क्या कर सकता है, कुछ इस तरीके का सिनेरियो बना के दिखा सकता है कि ये मर्डर नहीं था, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर था, जिसकी पनिशमेंट हमारी जो अब बीएनएस चल रही है उसमें 10 साल की है, तो वो सीधा उम्र कैद से वो 10 साल में ले आएगा यहाँ। या फिर वहां पे वकील अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस का कुछ दिखा सकता है कि मेरा क्लाइंट अपनी आत्मरक्षा में करते हुए इनकी मृत्यु कॉज कर गया, ठीक है, तो वहां पे फिर से पनिशमेंट कम हो जाएगी। तो वकील का काम ऐसा नहीं है कि अगर उसके क्लाइंट पर कोई आरोप लगा है, कोई उसे सजा मिल रही तो उसको वहां से पूरा व्हाइट वॉश करके या ले आए, या उसको पूरा कह सकते हैं कि पूरा बेगुनाह साबित करवा दे, ये नहीं है। उसका कानूनी दांव पेच खेलकर पनिशमेंट कम करवा सकता है, प्रोविजन कम करवा सकता है, सजा कम करवा सकता है, कम डिग्री की पनिशमेंट लगे ये इंश्योर कर सकता है। बाकी कोई पर्सन अगर खुद ही कबूल कर रहा है कि हाँ मैंने ये किया है, तो इस बयान को हमारे कानून में कोई सबूत का वो नहीं माना जाता है कि हाँ ये खुद बोल रहा है, क्योंकि काफी चीजें हो सकती है, हो सकता है वो किसी प्रेशर में बोल रहा हो सकता है उसको मेंटल तनाव हो गया इसलिए वो ऐसा कह रहा हो, तो ये चीजें होती हैं। ओके आयुष भाई, जैसे कि आयुष भाई मेरे को ये बताइए जी। कि पहले मेरे अंदर भी बहुत कंफ्यूजन थी ये, जैसे कि मैं भी अभी आई कांटा में मेरे को 1 साल हो गया है आए हुए। अच्छा अच्छा। तो कि मेरे को ये पता था कि हाँ एलएलबी होता है, ठीक है, जिससे वकील बन जाते हैं, ठीक ठीक है। है। और शायद बहुत सारे लोगों को ये भी पता होगा सिर्फ एलएलबी ही होता है। बट फिर आपकी मेरी बातचीत हुई तो मैंने देखा कि क्लैट भी होता है। ठीक है। तो ये एलएलबी और क्लैट का क्या चक्कर है ये? ठीक ठीक है, कैफ पे ऐसा होता है जैसे आप बोल रहे हो एलएलबी और क्लैट ये दो अलग चीजें हैं, हम्म, इसलिए अलग चीजें। एलएलबी एक कोर्स का नाम है, आप एक कोर्स करने जा रहे हो, लाइक जैसे बीकॉम है, हम्म, बीबीए है, हम्म, बीटेक है, एमबीबीएस है, वैसे ही एलएलबी कोर्स का नाम है। हम्म, क्लैट एक एंट्रेंस एग्जाम का नाम है। आपको अगर एमबीबीएस करना है, एमबीबीएस कोर्स करना है, तो आप उसके लिए नीट का एग्जाम देते हो। अगर आपको आगे बीटेक करना है तो आप उसके लिए जेई मेंस और जेई एडवांस के पेपर देते हो। सिमिलरली अगर आपको आगे एलएलबी करना है, यानी कि आपको आगे लॉ करना है, तो उसके लिए आप क्लैट का पेपर देते हो, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, एक एंट्रेंस एग्जाम का नाम है, जो कि एनएलयूज के लिए होता है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के लिए। सिमिलरली जैसे कह सकते हैं कि बीटेक का एग्जाम होता है आईआईटीज के लिए, और आईआईटीज क्या होता है, इंजीनियरिंग के सबसे बड़े सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट्स इंडिया में माने जाते हैं। सिमिलरली एनएलयूज, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, इंडिया में लॉ के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, जिसमें दाखिला लेने के लिए, एंट्रेंस एडमिशन पाने के लिए क्लैट का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो कि दिसंबर के महीने में होता है, और वो सिर्फ आफ्टर 12th होता है। जैसे मैंने आपका पहला जो सवाल था 3 ईयर लॉ और 5 ईयर लॉ में, जो मैंने आपको बताया था कि 5 ईयर लॉ के लिए होता है क्लैट का एग्जाम, क्लैट के थ्रू आप 3 ईयर लॉ में नहीं जा सकते हो। अगर आपको आफ्टर ग्रेजुएशन आपको लगता है कि मुझे लॉ करना है, तो फिर आप क्लैट का एग्जाम नहीं दोगे, क्योंकि वो 5 ईयर लॉ कोर्स के लिए होता है। 3 ईयर लॉ के लिए अलग एंट्रेंस होते हैं, जैसे अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय से करना चाहते हो, बीएचयू से करना चाहते हो, बीबीएयू से करना चाहते हो, तो सीयूटी पीजी का एग्जाम होता है। या फिर अगर आप महाराष्ट्र के किसी बड़े कॉलेज से करना चाहते हो, लाइक जीएलसी, आईएलएस, तो उसके लिए एमएससीटी का एग्जाम होता है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में 3 ईयर लॉ नहीं होता है, वहां सिर्फ 5 ईयर लॉ होता है, इसीलिए क्लैट का एग्जाम होता है। सिर्फ अभी रिसेंट में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ बैंगलोर जो है, एनएलएसआईयू, वहां पे, और एनएलयू उड़ीसा में, इन दो एनएलयूज में 3 ईयर लॉ चालू है, बिल्कुल रिसेंट में 2-3 साल पहले, और उसके लिए भी अलग एंट्रेंस होता है, क्लैट का नहीं होता है। तो ये चीज थोड़ा सा कैफ भाई है, मतलब लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि क्लैट और एलएलबी, तो एलएलबी कोर्स का नाम है, क्लैट एक एंट्रेंस एग्जाम का नाम है, जो आफ्टर 12th का बच्चा देता है, ताकि वो आगे 5 साल का लॉ कर पाए एनएलयू से या किसी प्राइवेट कॉलेज से। आयुष भाई मेरे को ये बताइए, जैसे कि इसका ना ऑनलाइन और ऑफलाइन में मतलब क्या है? जैसे कि अगर ऑनलाइन बच्चा पढ़ रहा है
वो बेहतर है या फिर जो ऑफलाइन पढ़ रहा है वो बेहतर रहता है? आपके हिसाब से दोनों में क्या चीज़ बेहतर है अगर क्लैट का वो प्रिपरेशन कर रहा है वो? ठीक है कैफ, मैं इसमें एक दो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगा। सबसे पहले तो आज की डेट में भी बच्चों को लगता है कि क्लैट एक ऐसा एग्जाम है जो बहुत इजीली निकाला जा सकता है, जो कि बहुत गलत चीज़ है, गलत थॉट है। इसलिए गलत है क्योंकि क्लैट में अराउंड 80 से 90,000 बच्चे पेपर देते हैं। 1 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो रहा है पिछले 2-3 साल का, मैं आपको ट्रेंड बता रहा हूँ, जिसमें से आउट ऑफ दोज 1,80,000 to 90,000 पीपल दे आर अपियरिंग फॉर द एग्जाम। एंड यू नो हाउ मेनी सीट्स दे आर ऑफरिंग? जस्ट 3,500। So 80 to 85,000 students they are appearing just for those 3,500 seats. तो 3,500 सीट्स और 80,000 कैंडिडेट, आप खुद ही सोच लो कंपटीशन कितना कट थ्रोट है। एक सीट के लिए 100 से ज्यादा बच्चे लड़ रहे हैं एक सीट के लिए। अब उसमें होता क्या है कैफ, जैसे लाइक मैंने अभी मेंशन किया कि क्लैट ना ऑनलाइन और ऑफलाइन जो आपका क्वेश्चन था कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। देखिए क्लैट को जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं उनकी एज होती है अराउंड 16-17 ईयर्स, वो 11-12 के बच्चे होते हैं। और 11-12 का एक जो बच्चा होता है उसे अराउंड 8 से 9 घंटे स्कूल में भी रहना है, जिसमें अभी सीबीएसई का ये हो गया कि 75% अटेंडेंस आपकी कंपलसरी है, तो उन्हें स्कूल तो जाना ही है 8 से 9 घंटे के लिए, वो भी तो उन्हें 8 से 9 घंटे स्कूल जाना है। फिर उनकी अपनी वो ट्यूशंस लगवाते हैं अपने सब्जेक्ट्स की, जैसे कोई अगर साइंस का बच्चा है तो उसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की हो सकता है तीनों की पढ़ता हो या किसी एक सब्जेक्ट की पढ़ता हो। अगर वो कॉमर्स का बच्चा है तो हो सकता है उसे अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स किसी सब्जेक्ट की ट्यूशन की नीड हो। आर्ट्स का है तो हो सकता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी की। मतलब व्हाट माय पॉइंट इज कि स्कूल स्टूडेंट्स दे हैव टू गो टू स्कूल फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स, देन दे हैव टू गो टू देयर ट्यूशंस एज वेल फॉर एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स और 3 आवर्स में भी। तो उसके लगभग 12 से 13 घंटे तो ये खर्च हो गए। 1 से 2 घंटे वो अपना थोड़ा सा कुछ तो एंटरटेनमेंट करेगा, या पूरे दिन वो इन्हीं सब में घुसा रहेगा? थोड़ा एंटरटेनमेंट करेगा, उसके बाद 6 से 7 घंटे की नींद लेगा, तो आप देख रहे हो 24 घंटे तो यही पूरे हो जा रहे हैं। अब अगर इसमें आप उसको कहो कि भाई आप स्कूल से आओ, आप अपनी ट्यूशन पढ़ो, अब आप जाओ क्लैट की कोचिंग बाहर से पढ़कर आओ, तो वो बच्चा है या रोबोट है? कभी आपने इस विषय में सोचा? ये किसी ने भी इस विषय में सोचा कि वो क्या क्या करेगा? वो स्कूल भी जाए, फिर वो अपनी ट्यूशन भी पढ़ने जाए, और फिर वो अपनी कोचिंग भी करने जाए, तो वो दिन भर बाहर ही रहे, ट्रेवल करता रहे। उसका माइंड ही जब पूरे टाइम एग्जॉस्ट होगा तो वो क्या पढ़ाई कर पाएगा? इट इज अ थिंग टू बी नोटेड। अब ऑनलाइन में एक एडवांटेज क्या होता है कि बच्चा स्कूल गया, स्कूल से आया, अगर उसे ट्यूशन अपनी पढ़नी है तो वो अपनी ट्यूशन पढ़ के आया। अब वो अपने घर पे है, अपने घर पे तो एटलीस्ट रिलैक्स्ड है, वो परेशान नहीं है। उसको ये नहीं कि अरे मुझे फिर से भाग के जाना है, फिर उसको ट्रैफिक की टेंशन हो रही है, वो ट्रैफिक के चक्कर में साइकिल या अपना व्हीकल और तेज चलाएगा और अपने आप को और रिस्क में डालेगा। ये चीजें नहीं है ऑनलाइन मोड में। ऑनलाइन मोड में फ्लेक्सिबिलिटी है, स्टूडेंट अपने घर पे रहकर अपने कंफर्ट में रहकर पढ़ सकता है, अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से अपनी टाइमिंग्स एडजस्ट कर सकता है। प्लस हाँ, बशर्ते कि वो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट जो है जहाँ से भी वो प्रिपेयर कर रहा है वो इंटरैक्टिव हो। ऐसा ना हो कि स्टूडेंट को ऐसा लगे कि मैंने मतलब एक पेमेंट कर दिया कोर्स के लिए और उसको अभी भी अकेला फील हो रहा है। ऑफलाइन कोचिंग्स में क्यों बच्चे जाना चाहते हैं? बिकॉज वहाँ उन्हें दिखता है कि वो अकेले नहीं है, उनके साथ सामने एक फैकल्टी खड़ा है, उनके साथ में कलीग्स उन्हें दिखते हैं, तो उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है मैं मैनेज कर लूंगा। ऑनलाइन में वो देखता है कि यार मैं घर पे अभी भी अकेले हूँ, मैं पेमेंट भी कर रहा हूँ, मुझे कुछ ऐसा सच फील नहीं हो रहा, तो वो थोड़ा एक इश्यूज आता है। बट हाँ, अगर फैकल्टीज कोऑपरेटिव है, सपोर्टिव है, ध्यान दे रही है बच्चे पर, तो ऑनलाइन इज आई वुड से मच बेटर फॉर क्लैट। और मैं ये बात सिर्फ क्लैट के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं यूपीएससी के किसी बच्चे के लिए बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन बेटर है ऑफलाइन खराब है, या किसी और के लिए नहीं। हर एग्जाम में अलग बच्चे होते हैं, अलग वी कैन से अलग ट्रेड्स होते हैं हर बच्चे के, और हर एग्जाम में हर एग्जाम के हिसाब से हमें देखना चाहिए। क्लैट जैसे एग्जाम के लिए ऑफलाइन कोचिंग्स की कोई एज सच नीड नहीं भी है, और प्लस उतना इफेक्टिव भी नहीं है स्टूडेंट के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जैसे कि क्लैट के लिए सबसे अच्छा बेस्ट कॉलेज और ये जो रिसोर्सेज होते हैं कहाँ से लेने चाहिए और कैसे लेने चाहिए? ठीक है, रिगार्डिंग कॉलेज आई वुड से कैफ की, क्योंकि मैंने अभी जैसे आपको बताया था कि क्लैट का एग्जाम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के लिए होता है, तो ऑटोमेटिकली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज इंडिया की सबसे अच्छी लॉ की कॉलेजेस। अब हमारे इंडिया में अराउंड 25 एनएलयूज हैं, जिनमें से एनएलयू दिल्ली के लिए सेपरेट एग्जाम होता है, उसके लिए ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट एलेट का एग्जाम होता है। अपार्ट फ्रॉम एनएलयू दिल्ली जितने भी एनएलयूज है सबके लिए क्लैट का एग्जाम ही होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। अब जो 24 रिमेनिंग एनएलयूज है जिसमें रैट के थ्रू एडमिशन होता है, उसमें से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर NLSIU वो फर्स्ट पे है, नालसार हैदराबाद सेकंड पे, एनएलयू भोपाल, एनएलयू आपका जोधपुर, एनएलयू आपका पटियाला पंजाब, ये सब आई वुड से कि सारे टॉप 5 एनएलयूज में आते हैं। मोस्टली आप देखोगे सारे एनएलयू सेम है ऑलमोस्ट,
जो ओल्ड एनएलयूज है, जो पुराने एनएलयूज है, जैसे बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, WBNAGUS, वो 3rd नंबर पे बेस्ट एनएलयू है। तो ये जो पुराने एनएलयूज है जो मैं बता रहा हूँ आपको, भोपाल, जोधपुर, इनका बस थोड़ा सा पुराने एनएलयूज के पास एक एज क्या है, क्योंकि उनकी स्टेब्लिशमेंट पहले की है, तो उनके मार्केट में कोलैबोरेशन अच्छा है, उनके टाई-अप्स अच्छे हैं, उनकी बड़ी कंपनीज के साथ टाई-अप्स है, बड़ी कंपनीज की मतलब जब प्लेसमेंट सेल होता है, जब लास्ट में उनकी प्लेसमेंट्स होती है, तो उनके पास अच्छी कंपनीज आती है रिक्रूटमेंट के लिए। तो एक बस उनका एज ये है कि उनके पास अच्छा मार्केट नेटवर्क है। लेकिन हाँ, फैकल्टी वाइज और आई वुड से कैंपस वाइज और आई वुड से अदर अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स, जो प्लेसमेंट के अलावा की चीज़ें किसी कॉलेज में जो आप लुक आउट करते हो, वो सारे एनएलयूज में आपको मिलेंगी, चाहे नया हो चाहे पुराना हो। हाँ, जो एकदम नए एनएलयूज हैं वो कुछ चीज़ों में हो सकता है मिस आउट कर रहे हो, जैसे अभी राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी प्रयागराज खुली है नई, फिर आपकी एनएलयू सोनीपत में एक नया एनएलयू खुला, तो ये बिल्कुल अभी 1-2 साल पहले स्टार्ट हुए हैं, तो ऑब्वियसली बात है उन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा और एकोमोडेट करने के लिए। बट देन जो एनएलयूज का एक जो टैग है वही बहुत बड़ा है इंडिया में। हाँ, अपार्ट फ्रॉम एनएलयूज, अगर आप अच्छे कॉलेज ढूंढते हो लॉ करने के लिए, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। मतलब आई वुड से कि कुछ ऐसे भी कॉलेज है इंडिया में जिनका एनएलयू से भी बड़ा लेवल है। अब मैं वो किस तरह से कह रहा हूँ बड़ा लेवल है, लेगेसी वाइज बड़ा लेवल है, क्योंकि एनएलयूज फिर भी थोड़ा सा रिसेंट है। 1987 में पहला एनएलयू बना था। वही अगर मैं आपको गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई की बात करूं, तो वो 1855 का बना है, एशिया का सबसे ओल्डेस्ट लॉ कॉलेज है। तो लेगेसी वाइज कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो एनएलयू से भी बड़े हैं, ठीक है, वहाँ पे फैकल्टीज भी ऑलमोस्ट एनएलयू लेवल की हैं, वहाँ पे प्लेसमेंट्स मैं नहीं कहूँगा कि हाँ एनएलयू जैसे प्लेसमेंट्स कहीं नहीं है, लेकिन हाँ आपको एक जो प्रॉपर लॉ की पढ़ाई वाला माहौल है, लॉ की इन डेप्थ नॉलेज वाला माहौल है, वो फिर अगर आप मुझसे एनएलयूज के अलावा पूछो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, BHU है, PBAU है, ILS पुणे है, GLC मुंबई है, फिर आपका सोनीपत में आपका OP जिंदल लॉ कॉलेज है, फिर आपका सिम्बायसिस लॉ कॉलेज पुणे, बहुत अच्छा लॉ कॉलेज है, मतलब सिमिलर टू एनएलयू लेवल है, SLS पुणे, सिर्फ पुणे की बात कर रहा हूँ। तो और भी ऑप्शंस हैं, बट हाँ, एनएलयूज को आज के बच्चे थोड़ा ज़्यादा इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि आज के बच्चों का ये थॉट है कि हमारा 5 साल का लॉ कोर्स पूरा होने के बाद हम प्लेस्ड हो जाए, हमारे पास एक जॉब हो, एक जॉब सिक्योरिटी हो, तो वो आपको एनएलयूज देता है, क्योंकि एनएलयूज अपने प्लेसमेंट्स के लिए जाना जाता है। और वहीं अगर आप DU वगैरह की बात करोगे तो वहाँ पे कोई प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा लिटिगेशन ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा है। आप एक ट्रेंड अगर आप ये भी देखोगे ना थोड़ा सा, तो आप देखोगे कि कोर्ट्स में जो लिटिगेशन में आप अगर लॉयर्स को भी देखोगे, जजेस को भी देखोगे, तो मोस्टली वो सब नॉन एनएलयू के बच्चे हैं, मतलब नॉन एनएलयू स्टूडेंट्स हैं। एनएलयू के बच्चे आप मोस्टली देखोगे तो जजेस वो कोर्ट्स में कम जाते हैं, वो उतना ज़्यादा कोर्ट्स में जाते ही नहीं है, वो मोस्टली या तो कॉर्पोरेट्स में चले जाते हैं, या फिर वो आगे टीचिंग में चले जाते हैं, मतलब कोचिंग सेंटर्स वगैरह में, या अपने स्टार्टअप में चले जाते हैं। वहीं अगर आप नॉन एनएलयू के बच्चों को देखोगे, नॉन एनएलयू स्टूडेंट्स देखोगे, तो वो आपको कोर्ट्स में ज़्यादा दिखेंगे, कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो एज अ लॉयर, एज अ जजेस। तो ये भी थोड़ा सा फैक्टर है, मतलब एनएलयू अपनी प्लेसमेंट्स के लिए ज़्यादा जाना जाता है। ओके गाइस, आज का ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको लॉ से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए आयुष भाई आपको ज़रूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।